हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत धमाकेदार होने वाला है। एक यूनिक टॉपिक है पूरे यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक का नाम है जेरेंट। देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, जेरेंट टॉपिक। बैंक पीओ इंग्लिश का इसे क्लर माना जाता है। और जेरेंट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी बैंक एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ना, यू कैन इजीली गेट 4 मार्क्स 6 मार्क्स, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में जेरेंट टॉपिक के होते हैं। पहली बार YouTube पर एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बैंक पीओ किसी भी बैंक एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप तैयारी करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। जब भी आप बैंक की तैयारी करेंगे तो बैंक की तैयारी के लिए पहला टॉपिक है आपका जेरेंट टॉपिक। सभी नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव, कुछ लोग सिंटैक्स को पढ़ाते हैं, लेकिन जेरेंट टॉपिक की एक मोस्ट इंपोर्टेंट खासियत ये है कि जब जब इसको मैंने पढ़ाया है या जब जब मैंने बैंक पीओ का पेपर देखा है, 3 से 4 क्वेश्चन वहां इजीली होते हैं। आई विल टीच यू बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एडवांस बताऊंगा, फिर आज ही हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी बैंक पीओ में जेरेंट टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। तो ध्यान रखिए कैसे शुरू करना है। बैच को शुरू करने के लिए पहले दिन मैंने सिलेबस बताया है, और उस सिलेबस के बाद बैच की स्टार्टिंग होती है जेरेंट टॉपिक से, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक का मतलब क्या है। सबसे पहले वो चीजें बताना कि हाउ टू आइडेंटिफाई, जेरेंट को कैसे पहचानोगे सेंटेंस में कि ये जेरेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे प्रूफ करना, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ाना, फिर पीवाईक्यू। ये 3 काम आज हम करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इट इज रिलेटेड टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म को कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए एक बात का और याद रखना, आपका मीडियम चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, आप जेरेंट टॉपिक से शुरू करें बैच को, जब भी आप बैंक की तैयारी करें, यू कैन इजीली क्रैक विद इन 3 to 4 मंथ्स। आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं 3 से 4 महीने में। ध्यान रखिएगा फोर्थ फॉर्म क्या है। अब हम किसी भी वर्ब की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी होता है। समझिए कोई भी एक्शन V1 है, फिर V2 वेंट, सभी बच्चे जानते हैं, V3 बनाएंगे गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन। लेकिन आईएनजी जैसे ही आप लगाओगे, यू हैव टू कंसीडर फोर्थ फॉर्म। आईएनजी लगाने पर क्या कहना है आपको, फोर्थ फॉर्म। तो गोइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म है। और जैसे ही आप एस या ईएस लगाओगे तो आपको कंसीडर करना है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो 5वीं फॉर्म है। लेकिन जेरेंट का रिलेशन किससे होता है, जेरेंट का रिलेशन होता है फोर्थ फॉर्म से। तो आपसे अगर कोई आप पूछे, इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय जेरेंट, तो एक लाइन में आंसर आप दे सकते हैं इट इज रिलेटेड टू आईएनजी फॉर्म, या आप कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस इतना ध्यान रखना है अभी। तो आइए इसमें एक दूसरा मेथड भी आप देख सकते हैं, एक लाइन लिखी हुई है, इसे आप रीड कीजिए। अ वर्ब विच फंक्शंस एज अ नाउन इन इंग्लिश एंडिंग इन आईएनजी फॉर्म। ऐसी वर्ब जो फंक्शन करती है एक नाउन की तरह इंग्लिश में और खत्म होती है, एंड होता है उसका आईएनजी फॉर्म से, कोई भी ऐसी वर्ब, तो उसे हम जेरेंट कहते हैं। अभी फिलहाल इतना ही देखना है आपको। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए ध्यान रखिए, अगर बेसिक टू एडवांस पढ़ोगे ना, तो यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड। एक एक सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है जेरेंट का रिलेशन आईएनजी फॉर्म से होता है, या वो नाउन के जैसा फंक्शन करती है, इसे छोड़ो। जेरेंट का रिलेशन आईएनजी से होता है, ये बात क्लियर है। अब वो आईएनजी कहां होगी सेंटेंस में, इस बात पर हमें डिस्कशन करना है। तो यहां देखिए, जेरेंट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। जेरेंट यूज किया जाता है एक सेंटेंस में इन 5 तरीके से। कैसे भाई, एज अ सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, एज एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा, एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन या शॉर्ट प्रोहिबिशन। 5 यूजेस हैं। अगर कोई आपसे पूछे जेरेंट के कितने यूजेस हैं, देयर आर ओनली 5 यूजेस। या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, या कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा, या एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन की तरह यूज होगा, या शॉर्ट प्रोहिबिशन की तरह यूज होगा। ये है क्या, एक एक हेडिंग को प्रूफ करना है। आफ्टर दैट वी वुड स्टार्ट एडवांस
देन प्रीवियस क्वेश्चन PYQ। तो आप समझिए एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट हेडिंग है, तो इसको सबसे पहले आप समझिए एज अ सब्जेक्ट कैसे। एक बार रीड कीजिए, मैं साइड हो गया, बड़े आसानी से इसे देखिएगा। क्या लिखा है? फर्स्ट हेडिंग एज अ सब्जेक्ट। अब सारे बच्चे जानते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां होता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में होता है, ज्यादातर ऐसा माना जाता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है। अब यहां लिखा भी है जनरली अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, क्लियर है। आगे देखेंगे, एक सेंटेंस हमें दिखता है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग एक एक्सरसाइज है, तो मुझे ये बताइए जेरेंड का रिलेशन किस में था? आईएनजी फॉर्म से। और ग्रामर का नेचर है if any sentence is started from ing form, you have to consider gerund as well as subject। अगर कोई सेंटेंस ing से स्टार्ट होगा तो उसके दो काम होते पूरी इंग्लिश में। एक तो वो सब्जेक्ट है क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, और दूसरा वो जेरेंड भी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज में वॉकिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो एक तो ये सब्जेक्ट है और सेकंड ये जेरेंड भी है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस अगर आईएनजी से शुरू होगा तो उसके दो काम है, सब्जेक्ट और जेरेंड। ये बात क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस है डूइंग इज डिफिकल्ट, तो डूइंग के दो काम कौन से हैं? एक तो ये सब्जेक्ट है और एक ये जेरेंड है। उसके बाद हमने देखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली पूछा भी गया था। तो स्मोकिंग क्या है? एक तो ये सब्जेक्ट है, दूसरा ये जेरेंड है। तो ग्रामर का नेचर क्या है, पढ़िए। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन आईएनजी फॉर्म इट विल बी अ जेरेंड एंड विल फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू होगा तो उसके दो काम होंगे, पहला वो सब्जेक्ट होगा, सेकंड वो जेरेंड भी होगा। पहली बात प्रूफ होगी एज अ सब्जेक्ट कैसे प्रूफ करना है जेरेंड को, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आईएनजी फॉर्म। क्लियर। अब आ जाइए यहां पर, सेकंड हमें प्रूफ करना है एज एन ऑब्जेक्ट कि जेरेंड ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे यूज होगा। आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया सेंटेंस की शुरुआत ज्यादातर सब्जेक्ट से होती है, मान लेते हैं। लेकिन आपसे अब मैं पूछूं ऑब्जेक्ट का यूज कहां होगा, ऑब्जेक्ट कहां यूज होगा? तो ध्यान रखिए, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। एक वर्ब के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा है, लिखा है जनरली एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई वर्ब लिखूं और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। ग्रामर का नेचर यही है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कहां होता है? इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, बेसिक है तो बेसिक की तरह देखिए। लेकिन एक ग्रामर का नेचर है, टू वर्ब्स आर नॉट यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस इन द सेंस ऑफ जेरेंड। जेरेंड के सेंस में दो एक्शन एक साथ यूज नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर क्या करना है? तो देखिए, जब भी आप इस तरीके से कोई सेंटेंस देखें कि एक वर्ब आ गया फिर से एक वर्ब आ गया, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, टू एक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस इन द सेंस ऑफ जेरेंड। जेरेंड के सेंस में दो वर्ब एक साथ यूज नहीं होंगी। अगर आप दो वर्ब एक साथ यूज करना चाहते हैं तो सेकंड वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। जो सेकंड वाली वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, तब वो सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। अगर लिखा है आई लाइक लिसन टू म्यूजिक, तो वन थिंग इज क्लियर, जो लाइक है एक वर्ब है, लिसन इज ऑल्सो वर्ब। आई जस्ट टोल्ड यू टू एक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई इनकरेक्ट। लेकिन जब आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट दिस सेंटेंस, सेकंड वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। इस सेंटेंस को अगर ठीक करना है तो सेकंड वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। जैसे समझिए, यहाँ लाइक एक वर्ब है और फिर से एक वर्ब चाहिए, तो ये आईएनजी फॉर्म में होगी। ये बात क्लियर है, इसीलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स रीड। अब लाइक क्या एक वर्ब है,
read is also verb. I just told you two verbs cannot be used together in a sentence in the sense of gerund. इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। लेकिन इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही लाइक्स, ये तो वर्ब है लेकिन सेकंड वर्ब किस में होगी, आईएनजी फॉर्म में, तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल बी राइट। तो वन थिंग इज क्लियर, जब भी दो वर्ब एक साथ होंगे तो आपको ध्यान रखना है सेकंड वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म, और उस आईएनजी फॉर्म को एक तो हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, दूसरा हम जेरेंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहां जेरेंड हो गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म में दिया है। तो दो तरीके से हम जेरेंड पढ़े हैं। पहला, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आईएनजी आएगा तो वो सब्जेक्ट भी होगा और जेरेंड भी होगा। दूसरा, वर्ब के बाद सेकंड वाली वर्ब में आईएनजी आएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी होगा और जेरेंड भी होगा। दो तरीके से हम जेरेंड पढ़ चुके हैं। तीसरा हेडिंग क्या था डेफिनेशन में, पहले ये दो सेंटेंस आपको करने पड़ेंगे। पढ़िए एक बार, मैं साइड हो गया, इस सेंटेंस को पढ़िए क्या है। He stopped to work an hour ago. अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, स्टॉप्ड एक वर्ब है और फिर से एक वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ हैं। और मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, टू वर्ब्स कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन द सेंस ऑफ जेरेंड। अगर दो वर्ब आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो सेकंड वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म, तो दैट्स व्हाई सेकंड वन इज राइट। तो कंफर्म हो गया, टू वर्क तो नहीं होगा, तो किस ऑप्शन में वर्किंग है, दैट्स व्हाई आंसर सी इज द राइट आंसर। तो वर्किंग इन द प्लेस ऑफ टू वर्क, तो जब भी आप ध्यान रखिए एक वर्ब है फिर से एक वर्ब है, वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म इन द सेंस ऑफ जेरेंड। तो इसलिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस था। आपने देखा यहां पर, आंसर चेक कर सकते हैं, सी आंसर है वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड। अब फिनिश क्या है, फिर से देखिए, फिनिश्ड एक वर्ब है, पेंट इज ऑल्सो वर्ब। तो मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, टू वर्ब्स कैन नॉट बी यूज टूगेदर in the sense of gerund. If you want to use two actions together, second verb should be in ing form, that will be right. So one thing is clear, painting किस ऑप्शन में है, C is the right answer. तो you can easily solve, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो आंसर चेक करें, बिल्कुल सी पेंटिंग आंसर हो जाएगा। अब एक नया पॉइंट है जो बार बार बैंक में या बैंक पीओ में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉट एन एडवांस, दिस इज द बेसिक इज गोइंग ऑन। ये आपका बेसिक चल रहा है, एडवांस तो ये है ही नहीं। जब बेसिक खत्म हो जाएगा ना, एक हेडिंग आएगी एडवांस ऑफ जेरेंड, उसके बाद आपके पीवाईक्यू स्टार्ट होंगे जो बैंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक को ध्यान से समझिए, दो तरीके से आप जेरेंड पढ़ लिए हैं, लेकिन एक आप नॉट हेडिंग बना लीजिएगा और यहां पर ध्यान से समझिए, व्हेन टू यूज आईएनजी, कब आईएनजी यूज करना है, एंड व्हेन टू यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आफ्टर स्टार्ट। देखिए बैंक में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि स्टार्ट वर्ड के बाद कब आईएनजी यूज होगा और कब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज इंफिनिटिव, आईएनजी का मतलब है जेरेंड, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। तो एक बात कंफर्म है, हमारा क्वेश्चन बनता है व्हेन टू यूज इंफिनिटिव आफ्टर स्टार्ट, व्हेन टू यूज जेरेंड आफ्टर स्टार्ट। तो देखिए एक बार यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे स्टार्ट के बाद आईएनजी कब आएगा, या इसे हम जेरेंड भी बोल सकते हैं, जस्ट आफ्टर स्टार्ट कब यूज करना है जेरेंड को। ध्यान से देखिए, कोई काम लॉन्ग हो, कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा हो, या करियर की बात हो, या प्रिपरेशन की बात हो, उससे रिलेटेड हो, कोई हैबिट की बात हो, आदत बताई जा रही हो, तब हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म आफ्टर स्टार्ट। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट के बाद आईएनजी कब यूज करना है, हम शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, जब कोई काम लंबे समय तक चलता हो,
या करियर की बात हो, या हैबिट की बात हो, या प्रिपरेशन की बात हो, प्रेपरेशन की बात हो, उसके बाद आईएनजी का यूज होगा। इसे आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। एल मतलब लॉन्ग, सी करियर, एच हैबिट और पी प्रेपरेशन। तो यहां लिखा है LCHP, इस तरीके से आप देख सकते हैं, लिखा है ना LCHP। इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अगर ये चीज है तो हमें स्टार्ट के बाद आईएनजी का यूज करना है, ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ही स्टार्टेड, अब यहां आईएनजी है, आईएनजी है या नहीं है, है ना। प्रिपेयरिंग आईएनजी है, फॉर आईएएस, तो ये करेक्ट है, क्योंकि आईएएस की तैयारी शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है, एक लंबे समय तक चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। तो यहां आईएनजी अपनी जगह ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है। शी स्टार्टेड टीचिंग इन अ स्कूल, तो स्कूल क्या है, करियर की बात है और लंबे समय तक ये चीज चलती है, तो टीचिंग इज द राइट ओवर हियर, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर। कोई मिस्टेक नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। ही स्टार्टेड वॉकिंग एवरी मॉर्निंग, अब एवरी मॉर्निंग क्या है, एक हैबिट है, और हैबिट के लिए देखिए यहां हैबिट है तो आईएनजी यूज करेंगे स्टार्ट के बाद। तो यहां पर वॉकिंग अपनी जगह ठीक है स्टार्ट के बाद, क्योंकि एवरी मॉर्निंग एक हैबिट फॉर्म में है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, देयर इज नो मिस्टेक ओवर हियर। क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे स्टार्ट के बाद आईएनजी कब आएगा, लॉन्ग, करियर, हैबिट, प्रिपरेशन, इन चार बातों के लिए स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म या जेरेंड का यूज करते हैं, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं स्टार्ट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब आती है। तो ध्यान से सुनिए, जब कोई काम शॉर्ट में हो, टेम्परेरी एक्शन हो, या स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम हो, या मोमेंट्री एक्शन हो, तुरंत होने वाली चीज है, तब स्टार्ट के बाद टू प्लस V1 का यूज करते हैं, या इंफिनिटिव बोल देते हैं इसे, पढ़ी लिखी भाषा में क्या कहते हैं इसे, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए, ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर, तो टू प्लस V1 है, इंफिनिटिव है। अब लेटर लिखने के लिए क्या आप 2-3 दिन लगाओगे क्या, है ना, ये तो शॉर्ट में हो जाता है, टेम्परेरी एक्शन है, हमेशा थोड़ी होता रहेगा, तो इसलिए टू प्लस V1 है, राइट है, देयर इज नो मिस्टेक। शी स्टार्टेड टू प्रिपेयर अ स्पीच, तो वन थिंग इज क्लियर, स्पीच देना कोई 2-4 दिन चलेगा नहीं, एक शॉर्ट में है, काम खत्म हो जाएगा, और स्पीच देना एक स्पेसिफिक भी है, पर्टिकुलर काम भी है, उसी पर स्पीच देगा, तो टू प्लस V1 यहाँ पर राइट है, देयर इज नो मिस्टेक, सेंटेंस विल बी राइट। इट स्टार्टेड टू रेन, अब बारिश मोमेंट्री होती है, सडन, है ना, क्या लिखा है ना, मोमेंट्री एक्शन हो, तुरंत होने वाला एक्शन, तो टू प्लस V1 फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये तीन चीजें हैं तो टू प्लस V1 का यूज करेंगे आफ्टर स्टार्ट, तो ये भी अपनी जगह ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक। शॉर्ट में याद कर सकते हैं इसे, लिखा भी है, शॉर्ट दिया हो कोई चीज, स्पेसिफिक हो, मोमेंट्री हो, तो हमें टू प्लस V1 का ही यूज करना है, शॉर्ट में याद रखेंगे SSM। एस का मतलब शॉर्ट, स्पेसिफिक, मोमेंट्री। क्लियर हो गया। स्टार्ट के बाद कब आईएनजी लगाना है, स्टार्ट के बाद कब इंफिनिटिव लगाना है टू प्लस V1, तो ये आपका था एक एडिशनल पॉइंट। अब आ जाइए सेंटेंस कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका बैंक का ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से एक बार इसे रीड कीजिएगा। आफ्टर फिनिशिंग हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर seriously for the civil services examination because he always dreamed of becoming an IAS officer। तो वन थिंग इज क्लियर कि आईएएस की तैयारी 1 या 2 दिन चलने वाली नहीं है, एक लॉन्ग कंटिन्यूअस एक्शन होने वाली चीजें हैं, और लॉन्ग कंटिन्यूअस एक्शन होने वाली चीजों के क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ टू प्रिपेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, है ना, क्या लगाएंगे यहाँ, आईएनजी फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, प्रिपेयरिंग इन द प्लेस ऑफ टू प्रिपेयर। क्लियर हो गया। तो एरर आपका यहां पर आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा, एक बार यहां पर आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग, प्रिपेयरिंग, बिल्कुल ठीक है, टू प्रिपेयर नहीं होगा, टू प्लस V1 नहीं होगा, इसे ऐसे याद रखें, LCHP मतलब लॉन्ग, करियर, हैबिट, या प्रिपेरेशन, है ना, या SSM करके याद रखें, है ना, वहां टू प्लस V1 होगा, SSM मिलता है, शॉर्ट, स्पेसिफिक, मोमेंट्री के लिए टू प्लस V1 होगा, है, LCHP के लिए आईएनजी फॉर्म होगा। ये कब करना है, स्टार्ट के बाद। तो आईएएस की तैयारी एक लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोसेस है, so that's why we have to use ing form over there। क्लियर। अब आ जाइए नंबर थर्ड था डेफिनेशन में एज अ कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए पहले ध्यान से सुनिए मेरी लाइन को। इनकम्प्लीट को जो कंप्लीट कर दे, अधूरे को पूरा कर दे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कोई अधूरा सेंटेंस जो शब्द उसे पूरा करेगा वो कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल भाषा में सीख लिया। अब आ जाइए डेफिनेशन क्या है। इट इज अ वर्ड, एक वर्ड है, क्लॉज और फ्रेज दैट इज नीडेड टू कंप्लीट अ गिवन एक्सप्रेशन। जो आइडिया को पूरा करेगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक लाइन में खत्म। अब यहां देखिए क्या लिखा, हिज हैबिट इज, ये अधूरा सेंटेंस है। इसके बाद में अगर ये लगा दो हिज हैबिट इज गुड, तो सेंटेंस का आइडिया पूरा हो गया। अगर मैं ऐसे लगा दूं हिज हैबिट इज बैड, तो सेंटेंस पूरा हो गया। अगर मैं ऐसे लगा दूं हिज हैबिट इज ड्रिंकिंग, तब भी सेंटेंस पूरा हो गया। अगर मैं ऐसे यूज करता हूं हिज हैबिट इज स्मोकिंग, तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। मतलब चारों शब्दों में से कुछ भी लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर मैं इन दो शब्दों की बात करूं तो ये दोनों शब्द कॉम्प्लीमेंट तो हैं, क्योंकि सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द, आइडिया को पूरा करने वाला शब्द, यू हैव टू कंसीडर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्या ये दोनों जेरेंड हैं? बिल्कुल नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जेरेंड तो आईएनजी फॉर्म में होगा और गुड और बैड आईएनजी फॉर्म में नहीं है, ना ही ये वर्ब है। लेकिन ये दोनों वर्ड ड्रिंकिंग स्मोकिंग सेंटेंस के आइडिया को पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में है तो ये जेरेंड भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। तो वन थिंग इज क्लियर, कॉम्प्लीमेंट तो बिना आईएनजी के भी हो सकता है। और हमें प्रूफ क्या करना था, जेरेंड कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज होगा। तो अगर आपने बोला हिज हैबिट इज ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग यहां कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ जेरेंड भी है। लेकिन अगर आपने बोला हिज हैबिट इज गुड, तो गुड कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन जेरेंड नहीं। ये बात क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है जो आइडिया को कंप्लीट करे। एक बार इसे पढ़ेंगे। इन दिस सेंटेंस हिज हैबिट इज द सब्जेक्ट, जो हिज हैबिट है वो एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इज द लिंकिंग वर्ब, इज एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। एंड गुड बैड ड्रिंकिंग स्मोकिंग इज द कॉम्प्लीमेंट, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट प्लस जेरेंड, तो वहां आईएनजी इसेंशियल है, याद रखिएगा। बिकॉज इट कंप्लीट्स द आइडिया, क्योंकि ये कंप्लीट करता है आइडिया को। विदाउट इट, इसके बिना, वी वुड नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझेंगे वॉट हिज हैबिट इज, उसकी आदत क्या है। अगर कोई इतना ही बोल दे हिज हैबिट इज और चुप हो जाए, तो कंप्लीट आइडिया नहीं है। जो इसके बाद शब्द आएगा जो आइडिया को पूरा करेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आईएनजी में होगा तो वो जेरेंड भी होगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लीमेंट के, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो इज एम आर वॉज वर के बाद यूज होते हैं। जैसे ही इज, आर टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है, दे आर हैप्पी एक कॉम्प्लीमेंट है, हिज हैबिट इज स्मोकिंग एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सभी वर्ड सेंटेंस के आइडिया को पूरा कर रहे हैं। एक हो गया। नंबर 2, अब कहां होगा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे होगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब और रीनेम इट। जैसे हिम एक ऑब्जेक्ट है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। द वॉल एक ऑब्जेक्ट है तो ये रेड क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। द बॉय एक ऑब्जेक्ट है तो अ जीनियस एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ध्यान रखिए, जैसे हमने बोला शी इज अ टीचर, तो आर टीचर कॉम्प्लीमेंट है। दे आर हैप्पी, तो हैप्पी एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हैप्पी के बिना आइडिया इनकम्प्लीट है, और जो कंप्लीट करता है आइडिया को वो कॉम्प्लीमेंट होता है। हिज हैबिट इज स्मोकिंग, तो स्मोकिंग एक कॉम्प्लीमेंट है। यहां देखिए वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। शी पेंटेड द वॉल रेड, रेड इज द कॉम्प्लीमेंट। दे कॉल्ड द बॉय अ जीनियस इज द कॉम्प्लीमेंट। थर्ड नंबर पे आता है कि कॉम्प्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है क्या? क्या कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फॉर्म में भी हो सकता है क्या? एक बार चेक कीजिए। द स्टोरी साउंड्स इंटरेस्टिंग, अभी इंटरेस्टिंग आइडिया को पूरा कर रहा है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है एक एडजेक्टिव है। क्लियर? हर एक्सप्लेनेशन सीम्स क्लियर, तो क्लियर यहां पर एक एडजेक्टिव है और आइडिया को पूरा कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट भी है। ही लुक्स टायर्ड, तो टायर्ड एक एडजेक्टिव है और आइडिया को पूरा कर रहा है तो एक कॉम्प्लीमेंट भी है। तो कॉम्प्लीमेंट कई तरीके से यूज भी किए जा सकते हैं, ध्यान रखिए। कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एम आर वॉज वर के बाद आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आ सकते हैं, जैसे हिम ऑब्जेक्ट था तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट था।
द वॉल ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, द बॉय ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, अ जीनियस, और एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो मेन क्या बात है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो आइडिया को कंप्लीट करे, बात खत्म। बेसिक है, बेसिक की तरह पढ़ना है। अभी मैंने शुरू नहीं किया, बैंक में क्या आएगा। फोर्थ हेडिंग है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। इसे आप ऐसे समझो, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन का मतलब है कि कोई भी प्रपोजिशन है, कोई भी प्रपोजिशन, जस्ट आफ्टर वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म, या इसे हम जेरेंड भी बोलते हैं। अब बताइए, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, ये सब क्या है? प्रपोजिशन। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, या ऐसे बोल दीजिए कि प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक जेरेंड या आईएनजी। बात एक ही है। अब ध्यान से देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आईएनजी। रीडिंग, देयर इज नो मिस्टेक, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। She is interested in एक प्रपोजिशन है, सिंगिंग इज द राइट, नो मिस्टेक। दे आर गुड एट डांसिंग, एट एक प्रपोजिशन है, डांसिंग अपनी जगह ठीक है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, देयर इज नो मिस्टेक। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, फ्रॉम इज द प्रपोजिशन, गोइंग अपनी जगह ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक। तो वन थिंग इज क्लियर, प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक जेरेंड, दोनों लाइन एक ही है। क्लियर? अब आ जाइए, कुछ बड़े बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं लेकिन इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, ही थिंक्स ऑफ प्ले क्रिकेट आफ्टर वर्किंग। देखिए, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, पहले से आईएनजी इसलिए लगा है, लेकिन ऑफ एक प्रपोजिशन है तो आप प्ले नहीं लिख सकते, क्या लिखना है? प्लेइंग। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। नेक्स्ट पढ़िए, आफ्टर टेकन लंच यू वेंट फ्रॉम देयर। आफ्टर, बिफोर एक प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लेते, इसलिए रॉन्ग हो गया। क्या होगा? आफ्टर टेकिंग लंच यू वेंट फ्रॉम देयर, दैट्स व्हाई सेकंड इज द राइट, सेकंड वन इज राइट। तो वन थिंग इज क्लियर, इफ यू गॉट प्रपोजिशन वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म। फिर से देखेंगे, दे वर होपफुल ऑफ, ऑफ एक प्रपोजिशन है तो यहां पर आईएनजी होना एसेंशियल है, द मैच, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? दे वर होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, दैट्स व्हाई सेकंड वन इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंक, बिल्कुल रॉन्ग है, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग होना चाहिए क्योंकि ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशंस के बाद हमें क्या यूज करना है? आईएनजी फॉर्म, या इसे हम जेरेंड भी बोल सकते हैं। आप ये कहें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जेरेंड ही तो है। जब जब प्रपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो 5 तरीके से जेरेंड पढ़ना है, हम 4 तरीके से पढ़ चुके। एक बार फिर से रिमाइंड कराएं, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आईएनजी फॉर्म, वर्ब के बाद सेकंड वर्ब में आईएनजी, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आईएनजी, लास्ट फोर्थ वन हम पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन के बाद आईएनजी, इन सबको जेरेंड कहते हैं। एक बार आप सेंटेंस देख लीजिए, आईबीपीएस 2016 में पूछा है, सेंटेंस क्या है पढ़िए ध्यान से। आफ्टर swung between playing positive and negative characters, the actor is said to attempt comedy for the first time on a small screen. You can easily solve within a second. करना क्या है? अब ध्यान से देखिए, आफ्टर बिफोर इज द प्रपोजिशन और swung होती है सेकेंड फॉर्म। और ध्यान रखिए, जब जब प्रपोजिशन होगा वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म विद द फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब स्विंगिंग होना था। किस पार्ट में मिस्टेक है? ए पार्ट में, ए इज द राइट आंसर। एक बार यहां इसको देख लीजिए, इनकरेक्ट क्या है हमारा? आफ्टर स्विंग बिटवीन प्लेइंग। राइट क्या है? आफ्टर स्विंगिंग बिटवीन प्लेइंग, क्योंकि प्रपोजिशन यहां पर आफ्टर है, दैट्स व्हाई इट इज योर कंपल्सन, वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म। अब यहां देखिए, बिकॉज जेरेंड इज यूज आफ्टर प्रपोजिशन आफ्टर, ए आंसर होगा, सब कुछ लिखा है, एक बार यहां स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर से एक सेंटेंस है, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग, जिस पार्ट में गलती है दैट इज आवर आंसर, इनको हम कॉमन एरर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद, इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंक इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। एक बात बताइए, ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन, तो आप रीथिंक नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा?
आपको लिखना पड़ेगा रीथिंकिंग। तो गलती किस पार्ट में है? डी में। डी इज द राइट आंसर। बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, या इसे ऐसे बोल दीजिए प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक जेरेंड, बोथ आर सेम। एक बार इसे देख लीजिए। ऑफ रीथिंक लिखना इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? ऑफ रीथिंकिंग। आंसर इज द डी। क्यों है? बिकॉज जेरेंड इज यूज आफ्टर प्रपोजिशन। ऑफ के बाद हमेशा जेरेंड यूज होता है, प्रपोजिशन का यूज होता है। ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, जेरेंड का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है बैंक पीओ 2016। इंजेक्टेड इनटू द ब्लड टाइनी बबल्स of gas can ease the seizure of vital stroke drugs into the brain, helping in prevent damage to the gray matter। फिर से आंसर देना है, ये भी आपका बैंक का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें, इन क्या है? एक प्रपोजिशन। जस्ट आफ्टर अ प्रपोजिशन वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म। तो आपको यहां प्रिवेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? प्रिवेंटिंग। और इसे जेरेंड भी कहते हैं, ये भी मत भूलना, नाम भी याद रखिएगा इसका। तो गलती किस में है? गलती है बेटा डी पार्ट में, ए स्टार्टिंग में नहीं इस बार। तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल देखिए, प्रिवेंटिंग होगा इन द प्लेस ऑफ प्रिवेंट, बिकॉज वी नीड आईएनजी फॉर्म आफ्टर प्रपोजिशन। पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बैंक पीओ पीटी का है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन है। जस्ट आफ्टर प्रपोजिशन वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म। क्या होगा? फाइनलाइजिंग आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनलाइजिंग किस पार्ट में होना चाहिए? बी में। तो बी इज द राइट आंसर, है ना। तो ऑफ यहां प्रपोजिशन एक बार चेक कर लीजिए। फाइनलाइजिंग इज द राइट इन द प्लेस ऑफ फाइनलाइज्ड, बिकॉज वी नीड आईएनजी फॉर्म आफ्टर प्रपोजिशन। ऑफ के बाद आईएनजी की जरूरत थी, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज फाइनलाइजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। द कमिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। अब ध्यान से देखें, ऑफ फिर से प्रपोजिशन है। प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म। तो क्या होना चाहिए? अनाउंसिंग होना चाहिए, अनाउंस्ड नहीं होगा। क्लियर है? अनाउंसिंग होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। बी इज द राइट आंसर। एक बार यहां देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर है। अनाउंसिंग होगा इन द प्लेस ऑफ अनाउंस्ड, बिकॉज नीड आईएनजी फॉर्म आफ्टर प्रपोजिशन ऑफ। जब भी प्रपोजिशन होगा ऑफ, उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज होगा, उसे हम जेरेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल इज इंटरेस्टेड इन प्रमोटेड cultural programs that encourage students to participate actively in extracurricular activities. There are 4 options. You have to choose one. जहां मिस्टेक है, that is your answer. तो आप ध्यान से देखें, इन क्या है? इन एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये प्रमोटेड लिखा है तो ये एरर बन गया। प्रमोटिंग होना था। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। तो बी इज द राइट आंसर। एक बार यहां देख लीजिए। Promoting in the place of promoted, because we need ing form after preposition in. ये होगा, ये नहीं होगा। Next, the education department is interested in adopt innovative teaching methods that can enhance the overall learning experience of students in government schools. You have to choose one. जहां मिस्टेक है उसे आप चूज करना। तो बेटा इन क्या है? फिर से प्रपोजिशन है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म। अडॉप्ट नहीं होगा, अडॉप्टिंग होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी। बी इज द राइट आंसर। बी पार्ट में मिस्टेक है। एक बार यहां देख लीजिए, बी इज द राइट आंसर। अडॉप्टिंग इज द राइट इन द प्लेस ऑफ अडॉप्ट, बिकॉज वी नीड आईएनजी फॉर्म आफ्टर प्रपोजिशन इन। इन के बाद आईएनजी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब ये आपका 4th यूज था जेरेंड का डेफिनेशन से, ये आपका 5th यूज है। ध्यान से देखिए, 5वां यूज क्या है? एज अ शॉर्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड से बना है, निषेध कहते हैं, मना करना हिंदी में। एक बात बताइए, पहला हमने जेरेंड पढ़ा इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आईएनजी फॉर्म,
फिर हमने जेरेंड को पढ़ा वर्ब के बाद सेकंड वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फिर हमने जेरेंड को पढ़ा एज अ कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस के आइडिया को पूरा करेगा आईएनजी फॉर्म में। फिर हमने जेरेंड पढ़ा प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म। अब हम जेरेंड पढ़ रहे हैं शॉर्ट प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिजन। जैसे नो पार्किंग, तो पार्किंग यहां पर क्या है, एक जेरेंड है। नो स्मोकिंग में स्मोकिंग एक जेरेंड है। नो ड्रिंकिंग में ड्रिंकिंग एक जेरेंड है। ध्यान रखना, आप देखते हो ये चीज, यू मे हैव सीन, मेट्रो में भी देखा होगा आपने। नो स्पीटिंग ना, ये भी एक जेरेंड है। नो टॉकिंग, ये भी एक जेरेंड है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, नो प्लस आईएनजी शॉर्ट प्रोहिबिशन या प्रोहिबिटेड सेंटेंस आते हैं आईएनजी फॉर्म में। ध्यान रखिए इसे। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। द नोटिस बोर्ड क्लियरली सेज नो टू पार्क व्हीकल्स इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर्स। अब बताइए, नो के बाद अगर कोई चीज हम मना कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, तो टू पार्क नहीं होगा, क्या होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है, बी में। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बार यहां पर देखिए, बी इज द राइट आंसर, पार्किंग इन द प्लेस ऑफ टू पार्क। क्लियर? ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज अ लार्ज साइन आउटसाइड। There was a large sign outside the temple saying no to talk, to take photographs without permission. No to take, no to take कैसे हो जाएगा? No के बाद prohibited कर रहे हैं तो to take नहीं आएगा, to take नहीं आएगा। We have to remove. In the place of क्या यूज करना है, taking। तो आंसर हो जाएगा बी। बी पार्ट में मिस्टेक है। Taking should be used in the place of to take। ध्यान रखिए, तो taking इन द प्लेस ऑफ टू टेक, ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, द हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैव प्लेस्ड अ बोर्ड दैट रीड्स नो। देखिए ध्यान रखिए, नो प्लस जब हम किसी चीज को मना करते हैं तो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, है ना, इस तरीके से। तो आप यूज नहीं लिख सकते, है ना, नो तो आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग मोबाइल फोन्स इनसाइड द आईसीयू वार्ड। तो गलती है बी में, बी इज द राइट आंसर, using in the place of use. Next, the railway station premises carry several warnings like no enter। फिर से वही बात, no के बाद किसी चीज को prohibited करते हैं तो entering करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, entering beyond this point and no loitering near the tracks। तो आंसर हो जाएगा, गलती है बी में, बी इज द राइट आंसर। तो बड़ा आसान है, नो प्लस आईएनजी वो जेरेंड ही होता है और एरर इस तरीके से देता है। अभी सुनिए, बैंक वाले क्वेश्चन अभी हमने किए नहीं है, बेसिक ही चल रहा है, एडवांस तो शुरू हुआ ही नहीं अभी। जब एडवांस शुरू होगा तो अपने आप पता चल जाएगा बैंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। बी इज द राइट आंसर, एंटरिंग होगा इन द प्लेस ऑफ एंटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द टीचर रोट ऑन द बोर्ड नो टॉक ड्यूरिंग टेस्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। अब मुझे एक बात बताइए, नो प्लस किसी चीज को प्रोहिबिटेड करते हैं तो ये नो आ गया तो टॉक नहीं लिख सकते, वी हैव टू यूज टॉकिंग, वी हैव टू यूज टॉकिंग। गलती किस पार्ट में, बी में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिल्कुल देखिए, टॉकिंग होगा, टॉक नहीं होगा। अब ये तो बेसिक था, एक बार रिकॉल करते हैं। जेरेंड को 5 तरीके से पढ़े। इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आईएनजी फॉर्म एज अ सब्जेक्ट फॉर्म, सेंटेंस के शुरू में अगर आईएनजी आता है सब्जेक्ट के फॉर्म में जेरेंड हो गया। फिर एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमने पढ़ा, वर्ब के बाद सेकंड वर्ब में आईएनजी। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में पढ़ा, जो सेंटेंस के आइडिया को पूरा करेगा आईएनजी फॉर्म में। फिर हमने ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन, मतलब प्रपोजिशन के बाद आईएनजी, उसे भी जेरेंड कहते हैं। फिर हमने पढ़ा शॉर्ट प्रोहिबिजन, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, मना करना, नो प्लस आईएनजी के फॉर्म में भी हमने जेरेंड पढ़ा। तो अगर आपसे कोई अब ये पूछे, इफ समवन आस्क यू हाउ मेनी यूजेस ऑफ जेरेंड, तो देयर आर ओनली 5 यूजेस, 5 यूज होते हैं बेसिक में। ये है एडवांस पार्ट, ध्यान से एक बार इसे पढ़ लीजिए। अब शुरू हो जाएगा आपका बैंक पार्ट। बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिए। रूल 1 क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स।
ये क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर जेरेंड। जेरेंड का मतलब आईएनजी फॉर्म। जब जब आईएनजी होगा या जेरेंड होगा, बात एक है, या आईएनजी होगा, उसके पहले क्या यूज होगा, वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिए। जब किसी में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। ध्यान से देखिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या है। आई डोंट लाइक यू कमिंग लेट। अब कमिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म के पहले क्या यूज होगा? आईएनजी फॉर्म के पहले यूज होगा पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये कितने होते हैं? जैसे माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, दिया हो गया, अवर, अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो पजेसिव एडजेक्टिव। ये 7 प्लस अपॉस्ट्रोफी एस 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए क्या यू है एडजेक्टिव? नहीं है, लेकिन योर तो है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर। क्लियर? जब जब आईएनजी होगा उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज होगा। इन 8 में से कोई एक। सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, ध्यान रखेंगे। क्लियर? बड़ा आसान है। या पढ़ी लिखी भाषा में बुक के अंदर क्या लिखा है? जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब यहां लिखा है योर कमिंग इन द प्लेस ऑफ यू कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। अब कमिंग क्या है? एक जेरेंड है या आईएनजी है, ऐसे मान लो। जस्ट बिफोर आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव मी नहीं होता, क्या होता है? माय। तो किस पार्ट में यहां पर गलती है? क्या होना चाहिए? माय कमिंग, लेकिन मी अच्छा लग रहा है। तो जस्ट बिफोर ऑफ आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। माय कमिंग इन द प्लेस ऑफ मी कमिंग। नेक्स्ट, दे ऑब्जेक्टेड टू राम प्लेइंग फॉर द अदर टीम। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे हमने पढ़ा प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। अब जस्ट बिफोर ऑफ आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहां पजेसिव एडजेक्टिव क्या आ सकता है? राम्स प्लेइंग। आई जस्ट टोल्ड यू अपॉस्ट्रोफी एस इज आल्सो पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या आएगा? अपॉस्ट्रोफी एस। कैसे लिखना पड़ेगा? राम्स प्लेइंग। तो आपका एरर हो गया, राम्स प्लेइंग होना था यहां पर, क्योंकि आईएनजी क्या है? प्लेइंग है, तो प्लेइंग के पहले एडजेक्टिव्स चाहिए। अब वो एडजेक्टिव्स हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये माय, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, आवर, अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो। ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? राम्स प्लेइंग। ठीक है, एक बार चेक करेंगे। राम्स प्लेइंग बिल्कुल राइट है, इन द प्लेस ऑफ राम प्लेइंग। ठीक है, बिकॉज अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्वेश्चन कब आया? एसबीआई नहीं, बैंक पीओ मेंस का है। कैनरा बैंक में भी एक बार आ चुका है। वी एडमायर हिम अटेम्प्टिंग टू क्लाइम द समिट इन सच बैड वेदर। आंसर, आंसर क्या होगा? अटेम्प्टिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। और मैंने आपको पढ़ाया जस्ट बिफोर ऑफ आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव। आईएनजी के पहले पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव तो हिज होता है। तो एरर क्या है? यहाँ हिज होना था। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। बी इज द राइट आंसर। यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड, अगर बेसिक टू एडवांस आपने पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है, हिज इन द प्लेस ऑफ हिम, बिकॉज वी नीड पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर आईएनजी फॉर्म। भाई आईएनजी फॉर्म के पहले पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस, द डायरेक्टर डिसअप्रूव्ड ऑफ हिम सबमिटिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा टू एन एक्सटर्नल एजेंसी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द बोर्ड। अब मुझे बताइए आंसर क्या है? सबमिटिंग क्या है? एक आईएनजी फॉर्म। सबमिटिंग क्या है? एक आईएनजी फॉर्म। जस्ट बिफोर ऑफ आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप मुझे बताइए, पजेसिव एडजेक्टिव हिम नहीं होता, क्या होता है? हिज। तो क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? ए में। ए इज द राइट आंसर। यू कैन इजीली सॉल्व। एक बार चेक कीजिए, हिज इज द राइट।
in the place of him because we need possessive adjective before ing form. Next, the HR manager appreciated you maintaining the decorum of the workplace even during stressful situations when others failed to do so. बताइए किस पार्ट में मिस्टेक है? देखिए ध्यान से, फिर से मेंटेनिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म. जस्ट बिफोर ऑफ आईएनजी वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, यू नहीं. लिस्ट को चेक कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा योर. किस पार्ट में मिस्टेक है? ए में. ए इज द राइट आंसर. मैं फिर बोल रहा हूं, आपका मीडियम हिंदी है, आपका मीडियम इंग्लिश है, आपका मीडियम कुछ भी है, अगर आपने बेसिक टू एडवांस पढ़ा है, यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड. एक एक सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. योर इज द राइट इन द प्लेस ऑफ यू. यू नहीं होगा बिकॉज वी नीड पजेसिव एडजेक्टिव. हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है बिफोर आईएनजी फॉर्म. बार बार एक लाइन को लिख रहे हो, क्या एक टॉपिक को 5 बार नहीं पढ़ सकते हो? अगर मैं बोलूं इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके. हर टॉपिक की अहमियत होती है 1 से 2 क्वेश्चन की. चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर सेकंड क्या है एडवांस में? ध्यान से देखिए, ये ऐसा रूल है, देयर इज नो सेट ऑफ बैंक एग्जाम. कोई ऐसा सेट नहीं है बैंक एग्जाम का जहां ये रूल ना पूछा गया हो. ध्यान से देखिए क्या है. जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होना एसेंशियल है, क्योंकि ये फ्रेज है और ग्रामर का नेचर है. ऑल फ्रेजेस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, ऑलवेज टेक जेरेंड. बात एक ही है. पहला फ्रेज देखिए, जो येलो में लिखा है वो फ्रेज है, जो येलो में लिखा है वही फ्रेज है, बाकी इसका मीनिंग है हिंदी और इंग्लिश दोनों में. जैसे पहला फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब है टू वेट ईगरली फॉर समथिंग, किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना. नंबर 2 है विद अ व्यू टू, इसका मतलब है विद द पर्पस ऑफ, इस उद्देश्य से या मकसद से. ये फ्रेज का मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं. फिर है टेक टू, इसका मतलब है टू डेवलप अ हैबिट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज की आदत लग जाना. फिर उसके बाद है एडिक्टेड टू, इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट ऑन समथिंग यूजुअली बैड. उसके बाद है accustomed टू, इसका मतलब familiar with used to, ना किसी चीज का बहुत ज्यादा आदत होना. उसके बाद है habituated to, having habit of something, आदत पड़ जाना. उसके बाद है fed up with, annoyed और bored with something, ऊब जाना, तंग आ जाना. object to oppose something, किसी का विरोध करना ना. is MR was were plus used to, इसका मतलब है be familiar with something, किसी चीज के आदी होना ना. owing to, because of, due to, कारण से ना. ये हो गए आपके 10. 11 में है given to, inclined to, addicted to कह सकते हैं हम इसे. taken to का मीनिंग है become fond of something, किसी चीज का शौक. prone to का मतलब है likely to suffer from something, या किसी चीज से प्रभावित होना. एक है devoted to, devoted to का मतलब है dedicated to loyal, हम कह सकते हैं किसी के लिए समर्पित हो जाना पूरे तरीके से. उसके बाद एडमिट है, जिसका मतलब है टू एक्सेप्ट करना. फिनिश का मतलब जानते हैं, अवॉइड का मतलब जानते हैं, डिले जानते हैं, डिनाई आप जानते ही हैं. डिटेस्ट मतलब नफरत करना, वेरी मच, टू हेट वेरी मच. 20 हो गया. नेक्स्ट, एंजॉय आप पहले से जानते हैं मीनिंग. एक्सक्यूज, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, रीजेंट, इन सबके मीनिंग है. कांट स्टैंड, कांट हेल्प. इट इज नो यूज, इसका मतलब है इट इज यूजलेस, कोई फायदा नहीं. इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा. वर्थ, डिजर्विंग और हैविंग वैल्यू है ना. रिग्रेट अफसोस करना. स्टॉप, लाइक है ना. फील, कंसीडर. ये सभी वर्ड्स, ये सभी फ्रेजेस क्या लेते हैं अपने बाद? जेरेंड या आईएनजी फॉर्म. ध्यान से देखिए, अब यहां सेंटेंस आपके सामने है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बिफोर अनाउंसिंग द कंपनीज एनुअल रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक. अब मुझे बताइए, आपको एक फ्रेज मिला होगा लुक फॉरवर्ड टू, तो जस्ट आफ्टर फ्रेज वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज रिसीविंग. आईएनजी किस पार्ट में मिस्टेक है? बी इज द राइट आंसर. तो जहां जहां ये फ्रेज होंगे इसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करना एसेंशियल है. ठीक है. अब यहां देखिए रिसीविंग, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है, इन द प्लेस ऑफ रिसीव. उसके बाद चलिए, विद अ व्यू टू प्रमोट environmental awareness, the government has decided to organize seminars in every educational institution across the country. आंसर क्या है? अभी एक फ्रेज था लिस्ट में with a view to, तो with a view to क्या लेगा? प्रमोटिंग. क्या होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म.
क्या होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, प्रमोटिंग ना, आईएनजी फॉर्म, तो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। यहां पर देखेंगे क्या है, प्रमोटिंग इन द प्लेस ऑफ प्रमोट। नेक्स्ट, he has taken to eat junk food regularly which is now affecting his health severely। अब ध्यान से देखिए, टेकन टू एक फ्रेज था, तो जस्ट वाई वी हैव टू यूज ईटिंग। क्या होना चाहिए, ईटिंग, तो गलती किसमें, ए इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। नेक्स्ट, ईटिंग इज द राइट आंसर इन द प्लेस ऑफ ईट। नेक्स्ट, शी इज एडिक्टेड टू शॉप ऑनलाइन during her free time even when she doesn't really need anything। देखिए, addicted to एक फ्रेज है, तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, शॉपिंग, तो मिस्टेक क्या है, ए पार्ट में, ए इज द राइट आंसर, तो यहां पर आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, शॉपिंग इन द प्लेस ऑफ शॉप। नेक्स्ट, द एचआर डिपार्टमेंट इज accustomed to deal with employee complaints related to salaries and work environment। अब एक फ्रेज है accustomed, accustomed to, तो क्या होना चाहिए, डीलिंग, क्या होना चाहिए है, डीलिंग, आईएनजी फॉर्म, डीलिंग, तो किस पार्ट में मिस्टेक है, बी में, तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डीलिंग इज द राइट इन द प्लेस ऑफ डील। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे बैंक लेवल के क्वेश्चन है, आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन पे तो मैं लेकर ही नहीं गया, जब प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके आऊंगा तो आप देखिएगा, यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकंड। ये सारी चीजें माइंड में सेट रखनी है कि कहां कहां आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, कहां कहां जेरेंड यूज होता है, कहां इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कैसे कैसे हमने प्रूफ किया है। आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट शी वॉज फेड अप विद टू मेक। अब यहां पर लिखा है फेड अप विद, फेड अप विद एक फ्रेज है, तो टू मेक नहीं होगा, मेकिंग इन द प्लेस ऑफ टू मेक, तो किस पार्ट में मिस्टेक है, तो आगे भी पढ़ लीजिए, बी पार्ट में मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, फेड अप विद मेकिंग कंटिन्यूअस करेक्शंस एज पर द बॉसेस इंस्ट्रक्शंस। द आंसर इज द बी, जिस पार्ट में मिस्टेक है दैट इज योर आंसर, बी, मेकिंग इन द प्लेस ऑफ टू मेक। नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है, जैसे आई कांट हेल्प, कांट हेल्प वहां पर था, एक फ्रेज के रूप में यूज होता है कांट हेल्प, कांट हेल्प ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म, तो ड्रिंक नहीं होगा, ड्रिंकिंग सो मच होना चाहिए। फिर से देखिए, इनकरेक्ट क्या है, मिस्टर इरफान हैज जॉइंड द एकेडमी विद अ व्यू टू कैरी ऑन रिसर्च फॉर एक्सीलेंट करियर, तो कैरी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कैरिंग होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। करेक्ट इनकरेक्ट लिखा भी आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है। फिर से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल नहीं होगा, है ना, एडिक्टेड टू एक फ्रेज है, गैम्बलिंग होना चाहिए, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। एक बार इसे देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप फ्रेज याद कर सके। फिर से है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले क्रिकेट नहीं होगा, है प्लेइंग क्रिकेट फॉर हिज कंट्री होना चाहिए, है ना, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। ही इज गिवन टू ड्रिंक नहीं होगा, रॉन्ग है, ही इज गिवन टू एक फ्रेज है तो ड्रिंकिंग होना चाहिए, सेकंड वन इज राइट। फॉर द प्रैक्टिसिंग, फॉर द प्रैक्टिसिंग आपको देखना पड़ेगा ताकि फ्रेज याद हो जाए। अब कुछ कॉमन एरर्स हैं जेरेंड से विद करेक्शन, ध्यान से देखिए, दो दो सेंटेंस है, एक रॉन्ग एक राइट, फॉर द प्रैक्टिसिंग, इसके बाद बैंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स हु कांट हेल्प टू लाफ, अब कांट हेल्प एक फ्रेज है तो आईएनजी फॉर्म यूज होगा, टू लाफ नहीं आएगा, क्या आएगा, लाफिंग, है लाफिंग व्हेन दे सी समवन स्लीप ऑन बनाना स्कीन, ऑन अ बनाना स्कीन, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट क्या है, आफ्टर वॉक, आफ्टर एक प्रपोजिशन है और आपको पढ़ा है प्रपोजिशन हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है, तो रॉन्ग हो गया, है ना। आफ्टर वॉकिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 hours दे स्टॉप्ड टू लेट द अदर्स कैच अप विद अस, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, एक बार देखिए, सोहन हैज नो इंटेंशन ऑफ टू गो, अब ऑफ एक प्रपोजिशन है ना, आई जस्ट टोल्ड यू प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक जेरेंड, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों ठीक है, तो टू गो नहीं होगा, क्या होगा, गोइंग शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ टू गो, क्या हो जाएगा, सोहन हैज नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू दैट फिल्म, ही कुडंट बियर टू सी माय फेवरेट एक्ट्रेस, इस तरीके से होना चाहिए। फिर से, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल, अवॉइड वर्ड तो था लिस्ट में, है ना, अवॉइड ऑलवेज टेक्स जेरेंड, तो टू ट्रेवल नहीं आएगा, ट्रेवलिंग इन द प्लेस ऑफ टू ट्रेवल, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर, ठीक है।
ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट, दे वॉन्टेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स। देखिए फिर से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये टॉप मोस्ट रिपीटेड है, इसके बाद बैंक वाले आसानी से कर सकते हो अगर इस पर ध्यान देंगे। दे वॉन्टेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स देमसेल्व्स फॉर डोनेटेड टू देयर कलीग्स। फॉर क्या है, एक प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन क्या लेता है, आईएनजी, तो डोनेटेड तो नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। क्या होना चाहिए, डोनेटिंग होना चाहिए, सेकंड वन इज राइट। बहुत आसान है। नेक्स्ट, रानी नेवर थिंक्स ऑफ गेट आउट ऑफ योर वे, शी एक्सपेक्ट्स यू टू वॉक राउंड हिम। अब ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, जस्ट आफ्टर अ प्रपोजिशन वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म, तो गेट नहीं होगा, आंसर क्या होना चाहिए, गेटिंग, गेटिंग आउट। तो क्या होना चाहिए, गेटिंग आउट। सेकंड वन इज राइट, फर्स्ट वन इज सॉरी, सेकंड ये राइट है, ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। यहां भी लिखा है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, गेटिंग होना चाहिए क्योंकि ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म। Coaches have the advantage of draw on their personal experiences and providing their players with unique inputs. अब मुझे बताइए ऑफ क्या है, ऑफ इज द प्रपोजिशन, ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, तो ड्रॉ नहीं लिख सकते, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग, है ना, दैट्स व्हाई सेकंड वन इज राइट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट। अभी प्रैक्टिस है, बैंक वाले क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, बीच बीच में कुछ कराए थे हमने बैंक के, इसके बाद भी है। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। अब इन क्या है, इन इज द प्रपोजिशन, इन इज द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, तो रेस्क्यू नहीं लिख सकते, रेस्क्यूइंग लिखना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड हमारा राइट है। क्लियर, रेस्क्यूइंग द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। नेक्स्ट, he is looking forward to meet नहीं लिखेंगे, है ना, look forward to एक फ्रेज है, क्या होना चाहिए, मीटिंग। ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है। ध्यान से, वो जो हमने 32 फ्रेज लिखे थे ना, वो आपको ध्यान देना है क्योंकि बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चन में। डू यू माइंड हेल्प, ध्यान से देखिएगा, माइंड भी उस लिस्ट में था, तो हेल्पिंग होना चाहिए, दैट्स व्हाई फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड वन इज right. Do you mind helping? Do you mind helping me with the task? This is the correct sentence. ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि mind always takes gerund या ing फॉर्म, इस तरीके से। अब ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। The actor loves to think, never enjoys, stick to one kind of role and finds it difficult to fulfill everyone's expectations. अब मुझे एक बात बताइए, आंसर क्या होगा? तो बड़े ध्यान से देखिए, एंजॉय वर्ड लिस्ट में था, अब एंजॉय वर्ड ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म, यू कैन से इन अदर वर्ड जेरेंट, तो स्टिकिंग होना चाहिए, तो स्टिकिंग होना चाहिए आईएनजी फॉर्म, तो बी पार्ट में मिस्टेक है, बी इज द राइट आंसर। एक बार नेक्स्ट पर देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर, है ना। एंजॉय स्टिकिंग होगा इन द प्लेस ऑफ एंजॉय स्टिक, बिकॉज एंजॉय ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म, एंजॉय हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है, जेरेंट बोल दीजिए। अब यहां पर एक नोट पॉइंट है जो जेरेंट टॉपिक में सबसे ज्यादा आता है बैंक एग्जाम में, अगर ये आप करोगे कंफर्म 2-3 सेंटेंस तो कंफर्म हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है, टू ऑलवेज टेक्स V1, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जितने भी एक्शन हैं, ऑल एक्शंस आर V1 विदाउट चेंजिंग, सभी एक्शन V1 में है, फर्स्ट फॉर्म में है, जब तक उसमें कुछ बदलाव ना करें, ध्यान रखिएगा। पढ़िए एक बार, मैं साइड हो गया, सेंटेंस को पढ़िए क्या है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। एरर ढूंढना है। अब बताइए, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो आईएनजी फॉर्म है, क्या होना चाहिए, टू क्रिएट होना चाहिए, दैट्स व्हाई आंसर इज द बी, बी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। टू ऑलवेज टेक्स V1, ध्यान रखिए, ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। यहां लिखा है प्लान्स टू क्रिएटिंग नहीं होगा, प्लान्स टू क्रिएट होगा, बी इज द राइट आंसर। करेक्ट सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, people enthusiastically participated in the Run for Ganga program organized to creating awareness about the need for a pollution free river। अब मुझे फिर से बताइए, सेंटेंस तो वही है,
टू इन्फिनेटिव, टू ऑलवेज टेक्स V1, तो क्रिएटिंग नहीं होगा, टू क्रिएट होना चाहिए, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ऑर्गेनाइज टू क्रिएटिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइज टू क्रिएट होगा, बी इज द राइट आंसर। करेक्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए, पीपल एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड in the Run for Ganga program organized to create awareness. Next, keeping in mind that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to determining their own weekly holidays. अब ध्यान से देखिए, टू यहां पर है तो ये फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटरमाइन, डिटरमाइनिंग नहीं, किस पार्ट में मिस्टेक है, डी इज द राइट आंसर, डी पार्ट मिस्टेक ओवर हियर, एसबीआई 2014 का क्वेश्चन है ना, टू डिटरमाइनिंग इज द इनकरेक्ट, टू डिटरमाइन इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। करेक्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए, फैक्ट्रीज विद इन एन एरिया टू डिटरमाइन देयर ऑन वीकली हॉलीडेज, इस तरीके से राइट सेंटेंस हो। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथनिंग इट्स बैलेंस शीट, द बैंक्स प्लान्स टू रेज over 15,000 million through a share sale. ध्यान से देखिएगा, टू स्ट्रेंथनिंग लिखा है, क्या लिखा है, टू स्ट्रेंथनिंग, टू ऑलवेज टेक्स V1 तो स्ट्रेंथन होना चाहिए, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर, बी पार्ट मिस्टेक ओवर हियर। LICAA 15 का क्वेश्चन है, टू स्ट्रेंथनिंग रॉन्ग है, टू स्ट्रेंथन होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट, ये होना चाहिए। Next, amendments in the Land Acquisition Act will take the country a step closer to achieve the dream of providing houses to everyone by 2022. अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ टू क्या है, टू ऑलवेज टेक्स V1 तो अचीव्ड नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई आंसर इज द सी, सी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। बैंक पीओ 15 का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, टू अचीव्ड नहीं होगा, टू अचीव होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ स्टेप क्लोजर टू अचीव द ड्रीम, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्वेश्चन आया बैंक पीओ 15 में, ध्यान से पढ़िएगा। कोल्ड डे कंडीशंस कंटिन्यूड टू प्रीवेल्स इन द नेशनल कैपिटल विद द मैक्सिमम टेम्परेचर सेटलिंग 6 डिग्रीज below normal at 15.6 degrees Celsius. The minimum temperature settles 3 degrees below normal at 5 degrees Celsius. You have to choose one. Where is the mistake? That is your answer. Mistake कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो मिस्टेक इसमें है, एक बार फिर से देखेंगे, मुझे ही नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया। टू ऑलवेज टेक्स V1 तो प्रीवेल्स नहीं होगा, है ना, प्रीवेल होगा, एस को हटाना पड़ेगा क्योंकि एस वाला पांचवी फॉर्म होती है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्या चाहिए, टू ऑलवेज टेक्स V1 फर्स्ट फॉर्म, तो ए इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। कंटिन्यूड टू प्रीवेल्स नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट, कंटिन्यूड टू प्रीवेल, ए आंसर है। करेक्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, कोल्ड डे कंडीशंस कंटिन्यूड टू प्रीवेल इन द नेशनल कैपिटल। नेक्स्ट, अल्टीमेट द ओनली वे टू सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज टू अपग्रेड इट। आपको क्या करना है, टू ऑलवेज टेक्स V1 फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू है तो सस्टेन्ड नहीं होगा, सस्टेन होगा, बी इज द राइट आंसर। IBPS 2016 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट क्या है, वे टू सस्टेन, बिल्कुल गलत है, होना क्या चाहिए, वे टू सस्टेन, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो एरर किसमें, बी पार्ट में, बी पार्ट इज मिस्टेक पार्ट ओवर हियर। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कुड somehow continue to making profits in the face of recession. बेटा टू क्या है, टू ऑलवेज टेक्स V1 तो मेकिंग नहीं होगा, मेक प्रॉफिट होगा, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, टू ऑलवेज टेक्स V1। बैंक पीओ पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, टू मेकिंग प्रॉफिट्स नहीं होगा, टू मेक प्रॉफिट होगा, टू ऑलवेज टेक्स V1, सी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है, ये जेरेन टॉपिक 3 से 4 क्वेश्चन आपको देगा, अगर 30 क्वेश्चन आपके बैंक में आते, ध्यान रखिएगा। The doctor has advised him to lay in bed at least for 2 weeks. अब ध्यान से देखिए, to always takes V1 और V1 क्या होता है, lie, lie, lay, lay. So that's why C is the right answer. C part is mistake over here. यहाँ देखेंगे to lie in bed नहीं होगा, to lay in bed नहीं होगा, to lie in bed होगा, ध्यान रखें, C is the right answer। और यहाँ देख सकते हैं lie, lay, lay, और हमें क्या चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है रखना, लेटना। ये कंफ्यूज वर्ब है, कंफ्यूज्ड वर्ब के नाम से जानी जाती है। इस बार एक बार इसको देख लीजिए, लाए, ले, लेन,
इसका मतलब है लेटना, आराम करना, टू रेस्ट, और रिक्लाइन है, आई लाई ऑन द बेड एवरी आफ्टरनून, है ना, आराम करना, खुद लेट जाना सरफेस पर। इसका मतलब क्या है, ले, लेट, लेट, इसका मतलब है रखना या कपड़े बिछाना, रखना या कपड़े बिछाना। हम कह सकते हैं टू पुट और प्लेस समथिंग, शी लेट द बुक ऑन द टेबल, इस तरीके से। एक और है जो कंफ्यूज करेगी, लाइड, 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 आप झूठ बोलते ही हो, टू टेल ए लाई, झूठ बोलना होता है ना, ही लाइड टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज मार्क्स, इस तरीके से। ये तीन वर्ब कंफ्यूजिंग थी, ध्यान रखिएगा। It is only now 60 years after independence that India is learning how to negotiating the competing demands of power and justice. अब ध्यान से देखिए, टू नेगोशिएटिंग, आपको पता है मैंने टू ऑलवेज टेक्स V1, तो नेगोशिएट होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। ये बैंक पीओ 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार चेक करेंगे, हाउ टू नेगोशिएटिंग नहीं होगा, हाउ टू नेगोशिएट होगा, सी इज द राइट आंसर। Cleanliness drives will be conducted in various localities to opening the drains blocked with polythene bags, polythene जो होता है ना, तो अब ध्यान से देखिए, टू ओपनिंग तो नहीं होगा, टू ओपन होगा, है ना, टू ऑलवेज टेक्स V1, तो एरर है, टू ओपन होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज मिस्टेक हो गई है, तो क्या होगा, सी आंसर होगा, है ना। इनकरेक्ट क्या है, टू ओपनिंग, करेक्ट क्या है, टू ओपन द ड्रेन्स ब्लॉक्ड। The government has the obligation to provide basic infrastructure facilities to regulating the process of urbanization in the country. बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए यहां पर, अगर आप देखेंगे टू रेगुलेटिंग, ये गलत है, टू ऑलवेज टेक्स V1, रेगुलेट होना था, सी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड, ठीक है। यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, टू रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ, रॉन्ग है, राइट क्या होना चाहिए, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ, सी इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। Next, seen as an indicator of the maturity of outsourcing business in India, the Indian outsourcing market is expected to grow to $11 billion by this year. IBPS 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू ऑलवेज टेक्स V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो आप ध्यान रखिए जो ग्रो होता है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जैसे ही हम ग्रोथ बोलेंगे तो ये एक नाउन का काम करता है, तो नाउन तो नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, V1 चाहिए टू के बाद, नाउन नहीं चाहिए, ग्रोथ हमारा नाउन होता है, एंडिंग विद TH, यू हैव टू कंसीडर नाउन, लेंथ, ट्रुथ, ग्रोथ, ये सब नाउन है, लेकिन टू क्या लेता है, टू ऑलवेज टेक्स V1, है ना, तो ये तो नाउन है, होना क्या चाहिए, V1, तो V1 बनाने के लिए ग्रो, ग्रो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही आपका सही आंसर है, तो डी पार्ट में मिस्टेक है, डी इज द राइट आंसर। तो यहां देखेंगे एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ, ये रॉन्ग है, होना चाहिए एक्सपेक्टेड टू ग्रो, है ना, ये राइट है ना, ग्रोथ इज द नाउन, ध्यान रखिए लिखा है ग्रोथ इज द नाउन ओवर हियर, बट वी नीड फर्स्ट फॉर्म आफ्टर टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ग्रो, ग्रो इज द वर्ब, क्लियर। Tarun was the one person who could somehow manage to working in the department for such a long time. बैंक पीओ 17 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आंसर क्या होगा, टू वर्किंग, टू ऑलवेज टेक्स V1, बार बार बोल रहा हूं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्किंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, किस पार्ट में, सी पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट इज ओवर हियर आंसर, सी इज द राइट आंसर, टू वर्क होगा इन द प्लेस ऑफ टू वर्किंग, टू ऑलवेज टेक्स V1, यहां ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। अब एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लिखा है he said to had defrauded many people of lakhs of rupees till date, there are 5 options, you have to choose one, 5 options, you have to choose one, option A defraud of, B defraud, been defraud of, have defrauded, no correction required। ये आया SBI PO PT 18 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मैं आपको बता दूं हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड हमारी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, तो हैव किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर। आप इसको ऐसे देख सकते हो, हैव डिफ्रॉडेड होना चाहिए, डी आंसर है, टू ऑलवेज टेक्स V1, इसे देखिए हैव क्या, हैव इज द V1, हैड इज द V2, हैड इज द V3, हैविंग इज द V4, हैज इज द फिफ्थ फॉर्म, तो ध्यान रखेंगे हैव, हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड हैड हमारी सेकंड और थर्ड होती है, हैविंग हमारी फोर्थ फॉर्म होती है, और हैज हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है, ये ध्यान रखिएगा, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई एम अकस्टम्ड विद
हार्ड वर्क एंड आई जनरली डू नॉट गेट टायर्ड इजीली। बेटा अकस्टम्ड कभी विद नहीं लेता, अकस्टम्ड टू होता है ना। ये हमने फ्रेज में जो लिस्ट बनाई थी उसमें टू था, तो ए पार्ट में आंसर है, ए पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। टू होना चाहिए इन द प्लेस ऑफ विद, अकस्टम्ड टू बराबर होता है हैबिचुएटेड टू, ये भी ध्यान रखिएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ना, एसबीआई पीओ पीटी 17 का क्वेश्चन है। अ डायर नीड ऑफ अम्यूजमेंट टू एस्केपिंग बोर्डम मेड हिम कल्टिवेट वेरियस हॉबीज। देयर आर 5 ऑप्शंस ओवर हियर, यू हैव टू चूज वन। अब आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो एस्केपिंग तो आईएनजी होगा, हमें चाहिए V1, तो एस्केप किस ऑप्शन में, टू एस्केप किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, हटा दो हटा दो, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म एक ही ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर, टू एस्केप। एस्केप इज द V1 ओवर हियर बोर्डम, बाकी ठीक है, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। टू ऑलवेज टेक्स V1, कितना प्रैक्टिस करना है, ये बैंक पीओ का पहला क्वेश्चन है जहां से बैच शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। टू एस्केप इज द राइट इन द प्लेस ऑफ टू एस्केपिंग, टू ऑलवेज टेक्स V1, बार बार याद रखें, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर फ्रेज में टू है तो वहां आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। द ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ राइडिंग टू व्हीलर्स विदाउट अ हेलमेट। एसबीआई पीओ पीटी 16 का क्वेश्चन है, फिर से वही कहानी, टू ऑलवेज टेक्स V1, तो क्रिएटिंग नहीं होगा, क्रिएट होना चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ध्यान से देखिए, टू क्रिएट आंसर हो जाएगा, टू क्रिएटिंग नहीं होगा, टू ऑलवेज टेक्स V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्लियर। द फर्स्ट एनिमल टू अपीयर बाय अर्थ वाज प्रोबेबली द हम्बल सी स्पॉन्ज। अब मुझे बताइए, यहां पर टू ऑलवेज टेक्स V1, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, अपीयर्ड तो नहीं होगा, टू अपीयर किस ऑप्शन में, दैट्स व्हाई आंसर टू अपीयर इज द डी, डी इज द राइट आंसर। LICAAO का 16 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, लिखा है टू अपीयर, टू ऑलवेज टेक्स V1 इन द प्लेस ऑफ टू अपीयर्ड नहीं होगा, टू ऑलवेज टेक्स V1, यहां बार बार बोल रहा हूं मैं। अब मुझे बताइए, ये आपका जेरेन टॉपिक था जिससे बैंक को शुरू किया जाता है, बैंक का कोई भी एग्जाम, चाहे एसबीआई पीओ, आरआरबी हो, कुछ भी हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो, ये फाउंडेशन जेरेन पढ़ा है। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं बैंक में, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।